नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस का ये मौका खास मौका बनाया है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके। और हम इस बात के साक्षी बने हैं कि भारत के पेरिस यानी कि गुलाबी नगर जयपुर में एक दिन पहले ही उनकी यात्रा काफी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये यात्रा महज यूं कहूं कि एक विजिट या एक घूमने के हिसाब से नहीं है, इसके अपने मायने हैं। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर इंडो फ्रेंच दोस्ती के क्या मायने हैं, क्या संबंध है, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आज हम हमारे गणतंत्र दिवस को तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, भारत फ्रांस की मित्रता के भी सिल्वर जुबली को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैक्रो इसके साक्षी बने हैं भारत पहुंच करके। पिछली बार जब वहां पे राष्ट्र दिवस फ्रांस का, जिसको कहा जाता है बेस्टिल डे, उसकी परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। और इस बार हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में चार चांद लगाए मैक्रो ने पहुंच करके। तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर करमवीर सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़ रहे हैं। क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से भी अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है ये। सिंह साहब, करोड़ी सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैक्रो के भारत में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे अवसर पे आना और पूरा समय देना, इसके अपने कुछ मायने हो सकते हैं। जी करोड़ी सिंह जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? करोड़ी सिंह जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? करमवीर जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि मैक्रो भारत आ सकते हैं, नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे अवसर पे आना और पूरा समय देना, इसके अपने कुछ मायने हो सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह से फ्रांस ने अपने नेशनल डे पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया, वैसे ही भारत में भी रिपब्लिक डे परेड जो है वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और उस उत्सव में चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति को बुलाया जाना, ये इंडिकेट करता है कि दोनों ही देश भारत फ्रांस के बीच के संबंधों की जो प्रगाढ़ता है उसको कितने दूर तक ले जाना चाहते हैं। ये इंडिकेट करता है दोनों देशों के संबंधों की गहराइयों को, जो कि तमाम क्षेत्रों में है। सामरिक क्षेत्र में देखा जाए, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच में जो संबंध है वो और मजबूत हो रहे हैं। दोनों के बीच में सहयोग जो है और बढ़ता जा रहा है, और दोनों की मित्रता जो है वो इस से दिखाई देती है कि रिपब्लिक डे परेड पे जो है फ्रांसीसी राष्ट्रपति उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। जयपुर की उनकी जो यात्रा थी, ये भी दिखाता है कि क्योंकि ये एक खास इवेंट थी अपने आप में कि रिपब्लिक डे परेड पर आने वाले किसी गेस्ट को एक पब्लिक रिसेप्शन दिया जाना। और जयपुर भी बुलाना इसलिए महत्वपूर्ण है, जयपुर ये दिखाता है कि भारत जो है ना केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है, भारत के एक बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज भी है, जो जयपुर जो है इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। सो ये भारत की खूबसूरती को दिखाने के लिए कि देखो तमाम क्षेत्रों में, संस्कृति से लेकर के विज्ञान के क्षेत्र में भारत जो है वो बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, और एक इसकी बहुत ही खूबसूरत विरासत रही है। तो दोनों देशों के संबंध जो है, मुझे लगता है इसको एक एक इमोशनल टच भी देने की यहाँ पर कोशिश की गई है, पब्लिक रिसेप्शन देकर के फ्रांसीसी राष्ट्रपति को। जिस तरह की जी आजकल पूरी विश्व में व्यवस्था है, जिस तरह की अनिश्चितता का दौर है, जिस तरह का अस्थायित्व का दौर है, ऐसे दौर में भारत और फ्रांस के बीच की जो महत्वपूर्ण साझेदारी है, क्योंकि दोनों देश जो है 25 साल पूरे कर चुके हैं सामरिक साझेदारी के, और ये बिल्कुल। साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ना केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व और पूरे क्षेत्र में एक
के स्थायित्व लाने में और प्रगति को आगे बढ़ाने। बिल्कुल, निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है इस यात्रा को। और जब जयपुर में रामबाग पैलेस में जब बैठक हो रही थी, उससे ठीक पहले, यानी कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, तो एनएसए भी यहाँ पे थे, और उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है। हमारे साथ कटेवा साहब जुड़े हुए हैं। कटेवा साहब, कई हमारे युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ में किए, और सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर सामरिक उपकरणों को लेकर के मेक इन इंडिया के लिए दोनों देशों के बीच जिस तरह की साझेदारी हो रही है, उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि यात्रा के अपने मायने हैं, और यात्रा में डायलॉग कंटिन्यू रखा जा सकता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि टेलीफोनिक हम विजुलाइज वैसे मुलाकात कर सकते हैं, वर्चुअल जिसे हम कहते हैं, लेकिन एक फिजिकली हम लोग मिलते हैं तो उसका अपने एक मायने होते हैं। तो ये यात्रा जो हमारे हम सिल्वर जुबली भी मना रहे हैं, दोनों देशों के बीच संबंध की सामरिक दृष्टिकोण से दुनिया देख रही है। और मैं बीच में थोड़ी सी बात और जोड़ना चाहूंगा। अमेरिका और चाइना दोनों जिस तरह से विश्व बरादरी में अपनी सामरिक प्रतिस्पर्धा में पूरे विश्व को उलझाए रखना चाहते हैं, ऐसे में भारत फ्रांस की मित्रता कुछ अलग बयां कर सकती है, बहुआयाम पैदा कर सकती है कि दो ही देश नहीं है, और भी ताकतें हैं। हाँ योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारे और फ्रांस के बीच की ये दोस्ती, खास करके जो हमारी डिफेंस पार्टनरशिप है, ये इकोनॉमी के बियॉन्ड जाती है। और इस साल खास जब उनका नेशनल डे था फ्रांस का, तब हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ मुख्य अतिथि थे। और अभी जब हमारा गणतंत्र दिवस की आज जब हम मना रहे हैं, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री हमारे मुख्य अतिथि है। ये इस बात को दर्शाता है कि दोनों देशों की दोस्ती बहुत ही मजबूत है। और जहां तक वर्ल्ड के अंदर हमारी अहमियत का सवाल है, भारत की अहमियत एज ए मिलिट्री पावर और एज ए इकोनॉमिक पावर, हम आगे बढ़ रहे हैं दोनों ही दिशाओं में। और फ्रांस हमारे रशिया के बाद हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट और जो यहाँ मेक इन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें उनका दूसरा नंबर है। रशिया के बाद हमारी डिपेंडेंसी हमारे हार्डवेयर पे, मिलिट्री हार्डवेयर पे, फ्रांस पे 2 नंबर पे है। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि हमारे दोनों देशों की जो बायलेटरल ट्रेड है, वो 2022-23 में 13.4 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, जो पिछली साल से 7.72% इंक्रीज है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल का हिसाब किताब, तो फ्रांस 11वां ऐसा देश है जिसके एफडीआई में 11वां नंबर आता है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान में, उसमें उनका 11वां नंबर आता है। और उससे पिछले साल पहले वो जरा भी यहाँ जो म्यूचुअल ट्रेड जरूर थी, परंतु एफडीआई में बहुत कम हिस्सा होता था। अब जब हमारा मिलिट्री हार्डवेयर हम उनसे ले रहे हैं, राफेल खास तौर से उनके जो हिस्से पुर्जे बनाने का और उसके मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हिंदुस्तान की कंपनियों को दिया गया है, चाहे वो एचएल हो, चाहे वो प्राइवेट कोई बड़ी कंपनी हो। और इसके साथ साथ जो हमारी पनडुब्बियां बन रही हैं P-75 के तहत, जो 6 हमारी सबमरीन्स बन रही हैं, हमारे
मेक इन इंडिया के अंदर ही और हमारे भारत को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारे मेजरगांव डॉक पे ही ये बन रही है। और इसमें उनका पूरा टेक्नोलॉजी और उनका जो वेर विदोल है वो पूरा वो वहां की कंपनियां लगा रही हैं फ्रांस की, पर बन रहा है हिंदुस्तान में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ अभी आने वाले दिनों में इंडो फ्रांस की फ्रेंडशिप से चाइना और यूएस जो तो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अपना राज समझते हैं, वो शायद धीरे धीरे हमारी भी आने वाले दिनों में जियो पॉलिटिक्स में अच्छे देशों में और जो गिनती होगी वो और भी आगे बढ़ेगी और हमारी इंटरनेशनल प्रेस्टीज और रेपुटेशन काफी आगे जाएगी। जी करमवीर जी, एक लंबे समय से यूरोपियन संघ और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और उसे स्थायित्व दिए जाने की कोशिश भी की जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि भारत फ्रांस के संबंध से वो और आगे बढ़ पाएगी? देखिए योगेंद्र जी, भारत और यूरोप के बीच का जो एफडीए एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत चल रही है, उसमें भारत की कुछ अपनी चिंताएं हैं, यूरोप के देशों की भी अपनी कुछ चिंताएं हैं। और भारत चाहता है कि क्योंकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और उसको ध्यान में रख करके जो है उसको थोड़ी रियायत भी उस तरीके से मिलनी चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान ये देश है। ओके, सो सब्सिडी का इस तरह के जो इश्यूज हैं। करमवीर जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। अभी करोड़ी सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर आप सुन पा रहे हैं? करोड़ी सिंह जी, सर करोड़ी सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? करोड़ी सिंह जी तक शायद आवाज नहीं जा रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। करमवीर जी मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा। जी, सो ऐसे में क्योंकि यूरोप में फ्रांस जो है वो एक बहुत बड़ा जो है इकोनॉमिक प्लेयर माना जाता है, और फ्रांस का सहयोग भारत को मिलता है, तो जाहिर सी बात है ये संभव हो पाएगा इंडिया यूरोप का जो एफटीए है वो। और ये एफटीए अगर हो गया तो ना केवल भारत और फ्रांस के जो व्यापार है वो इससे आगे बढ़ेगा, जबकि भारत और यूरोप के अन्य देशों के साथ भी जो आर्थिक सहयोग है, व्यापारिक सहयोग है, उसको मजबूती इससे मिल सकती है। क्योंकि भारत और फ्रांस के संबंध जो है लगभग हर क्षेत्र में है। एफटीए में भी कई चीजों को कवर किया गया है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, गुड्स भी है, सर्विसेज वगैरह भी शामिल है। और फ्रांस के साथ भी आप देखेंगे कि भारत के सब तरह के संबंध जो यहाँ पर है, सर्विस सेक्टर में भी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है। डिफेंस की जहां तक अभी बात की जा रही है, इंडियन एम्बेसी जो है फ्रांस है, वहां पर डीआरडीओ का ऑफिस खोला गया है जी पिछले बिल्कुल। साल ही। ये इस चीज को दर्शाता है कि दोनों के बीच में जो रक्षा सहयोग है वो कितना आगे बढ़ चुका है। इसी तरह आप देखेंगे कि भारतीय जो स्टूडेंट है, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत सहयोग है, लगभग 1.25 लाख के आसपास इंडियन स्टूडेंट जो है वो फ्रांस की तमाम यूनिवर्सिटी में वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो एजुकेशनल क्षेत्र में, कल्चरल क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग है। जी बिल्कुल। क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम बीच बीच में चलाते रहते हैं और ये प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनके जरिए हम साझा कार्यक्रम कर सकते हैं। सरकारों के अपनी एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग को धरातल पे कैसे उतारा जा सकता है। सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं? करोड़ी सिंह जी,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। करोड़ी सिंह जी, करोड़ी सिंह जी, अगर चलिए आप सुन पा रहे हैं तो यह दौरा कितना महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्यों भारत और फ्रांस के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की बात भी की जा रही है। सामरिक महत्व दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात यह है कि फ्रांस की टुकड़ी, जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमारे कर्तव्य पथ पर परेड में भी शामिल हुई है। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले दिनों जब बेस्टिल डे था, यानी कि वहां का राष्ट्रीय दिवस था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी गए और हमारे यहां से सैन्य टुकड़ियां भी गई जो परेड में शामिल हुई थी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक कल्चर है, संस्कृति है, उसका आदान प्रदान भी कहा जाएगा, जिससे दोस्ती में और अच्छे संबंध स्थापित होने के प्रयास आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है कि ये नए आयाम स्थापित कर पाएगी? वो जो उनकी हो रही है क्या? उनकी और ये क्या पूछना तू है मेरी जान को यार। ये करोड़ सिंह जी के यहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं वापस एक बार रुक करना चाहूंगा कटेवा साहब का। कटेवा साहब, दोनों देशों के बीच वार्ता होगी जयपुर में, यह तय किया गया था डिनर से ठीक पहले, और हुई भी। एनएसए यहाँ पे पहुंचे और वहां के सामरिक महत्व को समझने वाले एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी भी एक टीम आई, 70 सदस्य डेलीगेशन वहां से एक एडवांस में पहुंचा था यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि चर्चाओं को ठीक से समझ सके, बताया जा सके, वो भी यहाँ पे शामिल थी, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ भी बताए जा रहे हैं। तो हम जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के बात कर रहे हैं, रक्षा उपकरण की बात हो या फिर अंतरिक्ष यान के उपकरणों की बात हो, आईटी सेक्टर की बात हो, क्योंकि आज आईटी में फ्रांस से मान के चलता है कि भारत काफी एडवांस है और वो हम सर्विस उन्हें प्रोवाइड भी कर रहे हैं। और पिछले 2022-23 की अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो अच्छा खासा हम लोगों का, बहुत ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ही जबरदस्त तरीके का कोई एक्सपोर्ट हमने किया या उन्होंने हमें एक्सपोर्ट किया जिसे हम इंपोर्ट कहें या भारत में बैठ करके, वो तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक ठीक पोजीशन में वो अरबों डॉलर का हुआ है। तो यहां जिसको लेकर आपने पहले भी चर्चा की, क्योंकि सामरिक दृष्टि से एक रक्षा सहयोग के रूप में और एनर्जी सेक्टर को लेकर के 1974-1998 जब हमने परमाणु परीक्षण किया, उस दरमियान कई हमारे, जिन्हें हम भविष्य की चिंताओं के लिए मददगार के रूप में देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हम पर एक आर्थिक और हर तरह की प्रतिबंधी जो है वो थोपने की कोशिश की, थोपी गई। लेकिन फ्रांस एक ऐसा था कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर के सावचेत है, चिंतित है, इस वजह से ये परीक्षण जायज है। और यूरेनियम भी हमें कंटिन्यू प्रोवाइड करवाई। तो इस दिशा में कह सकते हैं कि एक मजबूत देश के रूप में, और जिसे कह सकते हैं कि एक दीवार की तरह भारत के साथ में आगे भी खड़ा रह सकता है।
योगेंद्र जी, जरूर इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और फ्रांस का जो म्यूचुअल पार्टनरशिप है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो एरोस्पेस डिफेंस या स्पेस के बारे में हो, या दूसरी अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, ये हमें दोनों देशों के बीच की दोस्ती हमारी आगे बढ़ रही है, और एक बहुत ही डिपेंडेबल इंटरनेशनल फ्रेंड जिसे मैं बताऊंगा, क्योंकि एक रूस हम जी बिल्कुल, क्योंकि एक मैं बात और बीच में ऐड करना चाहूंगा। अभी कटेवा साहब हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में जो जंग जारी है, उसमें भारत तटस्थ भूमिका में रहा। इस भूमिका को लेकर के भी फ्रांस ने काफी अप्रिशिएट किया है कि क्योंकि ये माना जाता है कि भारत और रूस एक अच्छे दोस्त हैं, और हैं, आज भी हैं वो, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। लेकिन जो भूमिका विश्व में समझी जा रही थी, यूरोपियन संघ समझ के चल रहा था कि शायद भारत रूस का साथ दे सकता है, लेकिन नहीं, दोनों देशों की ओर से ही युद्ध पर चिंता जाहिर करते हुए मित्रवश, मित्रता के नाते उन्होंने दोनों ही ओर अपने आप को तटस्थ रखा। मैं जाऊंगा मैं उनके पास, कटेवा साहब के पास में, कोई कारणवश वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। करमवीर जी, आपके पास में आना चाहूंगे। जो तटस्थता की भूमिका रही भारत की यूक्रेन रसिया युद्ध में, फ्रांस उसको अप्रिशिएट कर चुका है। तो ये माना जा सकता है कि भारत की जो तटस्थता की भूमिका रही है, और ऐसे अवसर पर जिससे ये भी माना जाएगा कि रसिया काफी अच्छा दोस्त है, फ्रांस जिस तरह से हमारा करीबी है, रसिया भी करीबी है, और आज से नहीं, वर्षों से भारत रूस भाई भाई के नारे भी कई बार लग चुके हैं। तो ये तटस्थता की भूमिका भी हमारी दोस्ती में काफी एक मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। देखिए योगेंद्र जी, भारत जब से आजाद हुआ है तब से उसकी एक नीति रही है कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए। इनके हमारा किसी मुद्दे पर क्या स्टैंड होगा ये भारत तय करेगा। हम किसी का अंधानुकरण नहीं करेंगे, या हमें कोई कह नहीं सकता है कि हमारी नीति क्या होनी चाहिए। अगर आप यूक्रेन के मसले में देखें तो भारत का शुरू से ये कहना था कि युद्ध जो है वो किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है, डायलॉग होना चाहिए, डिप्लोमेसी को जो है एक अवसर दिया जाना चाहिए। सो भारत डिप्लोमेसी की और डायलॉग की बात करता रहा। जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जब मसला आया या सिक्योरिटी काउंसिल में मसला आया यूक्रेन का, तो भारत ने हमेशा कहा कि डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि युद्ध के ऊपर। युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। रशिया के साथ बहुत गहरे हमारे संबंध है, उसके बावजूद भी भारत ने ये कहा कि भारत युद्ध को कभी भी समर्थन अपना नहीं देता है। हम चाहते हैं कि शांति होनी चाहिए, किसी भी झगड़े का समाधान जो है वो डायलॉग से होना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहा, भारत ने ये भी कहा कि रशिया की जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको भी स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि आप रशिया को चारों तरफ से घेर लो और फिर कहो कि आप शांति की बात करें। हर देश को अपनी सीमाओं की, अपनी संप्रभुता की सुरक्षा करने का अधिकार है, रशिया को भी है। तो इस मुद्दे के, क्योंकि भारत की जो तटस्थता की नीति जो है वो एक तरह से दोनों को स्वीकार थी। भारत ना तो युद्ध चाहता है, ना ही विनाश चाहता है, ना ही भारत ये चाहता है कि किसी की संप्रभुता के ऊपर कोई खतरा होना चाहिए। ऐसे आप देखेंगे इजराइल और हमास के मसले में भी भारत ने कहा टेररिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हम जो है सिविलियन लोगों का, निर्दोष लोगों का क्या जो मर्डर है, उनकी जो हत्या है, वो भी हम उसको भी समर्थन अपना नहीं देते हैं। सो भारत हमेशा शांति की बात करता है। रशिया भी आप देखें, सॉरी फ्रांस अगर आप देखें, फ्रांस की नीति भी प्रैग्मेटिक
नीति रही है, वो ना तो अंधानुकरण करता है अमेरिका का, कि जो अमेरिका ने कह दिया उसी को स्वीकार कर लिया। उसकी जो नीति है वो एक ये कहेंगे कि रियलिस्टिक अप्रोच उसकी है, प्रैग्मेटिक उसकी पॉलिसी रही है। वो युद्ध को सपोर्ट नहीं करता है, पहली बात तो। नए सिविलियंस को मारे जाने को वह कभी अपना समर्थन देता है। और भारत की तरह फ्रांस भी चाहता है कि समस्याओं का समाधान जो है वो डिप्लोमेसी से होना चाहिए, बातचीत के जरिए होना चाहिए। कोई दूसरे देश उसमें मध्यस्थ बने और ये जो मसला है उनको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। क्योंकि उस युद्ध की वजह से फूड का क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है। पूरे यूरोप में की जो एनर्जी सप्लाई है वो इससे जो है बाधित हो गई है। फ्रांस के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा है। सो फ्रांस कहता है कि जोर जो है लोगों को मतलब एक डेवलपमेंट पे होना चाहिए, युद्ध के ऊपर नहीं होना चाहिए। और डेवलपमेंट तब होगा जब शांति होगी। तो शांति तब आएगी जब विवादों का जो समाधान जो है वो बातचीत के जरिए किया जाएगा, जब कूटनीति के जरिए जो है समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इस तरह से भारत और फ्रांस की जो आप देखेंगे वैश्विक दृष्टिकोण है वो काफी सिमिलर है। फ्रांस जो है वो भारत की चिंताओं को भी समझता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। इसलिए वह भी कहता है कि चाइना का जो असर्टिव पॉलिसी है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। भारत भी यही चाहता है, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। भारत भी यही चाहता है कि शांति होना चाहिए, क्षेत्रीय शांति होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, तभी विकास होगा। सो तमाम मसलों के ऊपर भारत और फ्रांस जो है उनकी सहमति रही है। और इसलिए फ्रांस हमेशा भारत का समर्थन करता रहा है। जैसा अभी आपने भी जिक्र किया था न्यूक्लियर क्षेत्र में, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मसला हो, चाहे एमटीसीआर का हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की बात हो, तीनों में भारत के एंट्री को सपोर्ट करता रहा है फ्रांस। भारत की सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप को फ्रांस जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट करता रहा है। क्योंकि फ्रांस समझता है कि भारत की इन ग्रुप्स में, इन मंचों के ऊपर भारत की अगर एंट्री होगी तो इससे विश्व शांति को जो है बढ़ावा मिलेगा, स्थिरता आएगी और विकास होगा, विनाश से बचा जाएगा। जी बिल्कुल। कई हम देखें अगर भारत और फ्रांस दोनों इंडो फ्रेंच बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मिलते भी हैं। सिंह साहब आप थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि हाँ बिल्कुल क्योंकि बस अब ठीक है जी। तो आपको अगर मेरी आवाज सुनाई आ रही है तो मैं जानना चाहूंगा कि सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण इस यात्रा को कही जा सकती है, जो मुझे लगता है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में हमारा एक बड़ा मददगार है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से मेक इन इंडिया के फोन पे जो मोदी काम कर रहे हैं उसको लेकर के भी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि एनएसए यहाँ पे थे, उनके फ्रांस के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो यहाँ आए हुए थे, रामबाग में डायलॉग भी हुआ उन लोगों के बीच। और मुझे लगता है कि केवल इस अवसर की बात नहीं, शायद लंबे समय से ये वार्ताएं चल रही होंगी जिसे अब दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के सामने पेश किया जा रहा होगा, एक प्रेजेंटेशन के जरिए, डायलॉग के जरिए। तो क्या लगता है आपको कि एक नए आयाम स्थापित होंगे हमारी दोस्ती में मैक्रो के इस दौरे से? देखिए योगेंद्र जी, इसके अभी जो यात्रा है इसके 3 पक्ष हैं जी। एक तो कल जयपुर में जिस तरह का यात्रा हुई और जिस तरह का प्रदर्शन किया, तो उससे वो लोकाचार लगता है, जैसे मेहमान आते हैं हम स्वागत करते हैं। तो इससे प्रत्यक्ष रूप से ये फायदा होगा कि दुनिया के पर्यटन के मैप है उसमें भारत और जयपुर को बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि ये दिखावे में लोकाचार है। लेकिन इससे भारत का बारे में और जयपुर के बारे में अलग मैसेज जाएगा। तो पर्यटन की दृष्टि से कल जो जयपुर में हुआ वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, आज जो जिस तरह का उत्सव का माहौल और गणतंत्र दिवस को मनाया, उससे भारत और फ्रांस ने अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया है संयुक्त रूप से।
जी और साहब थोड़ा सा उसके पीछे हो जाइए, आपके आपका फोरहेड कट रहा है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, आप इसी पोजीशन में रहिए। जी जी जी। तो जो उत्सव का माहौल रहा उसमें भारत और फ्रांस ने अपनी उपलब्धियों और अपने जो कैपेबिलिटीज हैं उनका प्रदर्शन किया है। तीसरा, राष्ट्रपति के साथ एक बहुत बड़ी टीम आई है, तो हो सकता है कि कुछ एग्रीमेंट भी कंक्लूड हो। तो इन बिल्कुल तीन आयामों में हम इस यात्रा को देखें, क्योंकि कल का था वो सुर्खियों वाला था, एक लोकाचार था। आज उत्सव हुआ, वो दोनों देशों ने अपनी उपलब्धियों का, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया और इसके बाद बिजनेस मीटिंग होगी और उसमें कोई बहुत से एग्रीमेंट हो सकते हैं। तो और दूसरा, अब फ्रांस भारत के लिए कैसे सहयोगी हो सकता है? जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो एडवांस स्टेज पे है और फ्रांस जो यूरोप के 27 देशों हैं उनकी लीडरशिप दे रहा है यूरोपियन यूनियन में। तो फ्रांस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कंक्लूड करने में भारत के लिए बहुत बड़ा मददगार हो सकता है। और अगर यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत के विकास में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। एक अन्य जो सैनिक साजो सामान से संबंधित है, भारत का दृष्टिकोण यह है कि हम स्वदेशीकरण करें। इसमें भारत काफी आगे बढ़ा है। तो सामान्यतः भारत रशिया से, और दूसरा नंबर था वो फ्रांस का था, उनसे आयात करता है। तो फ्रांस भारत के जो स्वदेशीकरण है सैनिक साजो सामान के उत्पादन में, उसमें सहायक हो सकता है और उसके लिए बहुत से एग्रीमेंट हो सकते हैं। हो सकता है भविष्य में रफाइल है उसका जी पूरा असेंबलिंग भारत में होना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ साथ भारत ने अमेरिका के साथ ही भी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एग्रीमेंट है। तो ऐसे लगता है कि भविष्य में भारत बहुत बड़ा मिलिट्री जो साजो सामान है उसका एक्सपोर्टर के रूप में उभर सकता है और उसमें फ्रांस सबसे बड़ा मददगार हो सकता है। इसके अतिरिक्त भारत और फ्रांस जो वैश्विक मंच है उनमें समान दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज है, सुरक्षा संबंधी मामला है। प्रारंभ से ही, अभी से नहीं, प्रारंभ से जब शीत युद्ध का युग था, दोनों देश विभाजित, दोनों देश ये चाहते थे कि ये शीत युद्ध में विश्व को दो गुटों में बांट रखा है, ये सही नहीं है। यद्यपि फ्रांस नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर नहीं था, लेकिन गुटबंदी के बिल्कुल विरोध था। उसके बाद यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद में एक ध्रुव हो गया, अमेरिका की हेगेमनी हुई, उसके भी फ्रांस के पक्ष में नहीं था। तो भारत और फ्रांस विश्व में एक बहुपक्षीय व्यवस्था, एक मल्टीलेटरलिज्म के पक्षधर प्रारंभ से ही रहे हैं। इसके साथ जब भारत के प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर विजिट किया तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया उन्होंने, फ्रांस ने कहा कि वी आर अलाइड बट वी आर नॉट अलाइंड। हम गुटबाजी नहीं कर रहे हैं, हम गुटबंदी नहीं कर रहे हैं, हम दोस्त हैं, मित्र हैं। तो फ्रांस का दृष्टिकोण, भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल एक जैसा है। इवन फ्रांस ने अमेरिका को भी ये कहा कि अमेरिका के हम अलाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका के वेसल स्टेट नहीं है, अमेरिका के गुलाम नहीं है, अमेरिका हमारे को डोमिनेट करे ये स्वीकार्य नहीं है। तो भारत और फ्रांस दोनों एक दूसरे की जो सामरिक स्वायत्ता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे यूक्रेन के मामले में भारत और फ्रांस का दृष्टिकोण अलग है, तो भारत फ्रांस का रेस्पेक्ट करता है, फ्रांस के दृष्टिकोण का फ्रांस रेस्पेक्ट करता है। तो दोनों देश एक दूसरे की स्वायत्ता का रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं। एक अन्य जो महत्वपूर्ण कड़ी है
वो ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत ये चाहता है कि फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट हो, फ्रांस सहयोग करे, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जब ओकस को कंक्लूजन, ओकस नाम का समझौता किया, उसके बाद 5 आईज का हुआ, उसमें फ्रांस को फ्रांस के सहयोगियों ने अलग कर दिया, फटक कर दिया। तो फ्रांस ये चाहता है कि विश्व में फ्रांस अपनी भूमिका निभाए और इंडो पैसिफिक में भारत का सहयोग लेके अपना योगदान करे, और ये भारत जी के हित में भी है, भारत भी बिल्कुल चाहता है। बिल्कुल। तो जी जी ऐसे जी दृष्टिकोण में, तो जी वैश्विक दृष्टि से, द्विपक्षीय दृष्टि से, द्विपक्षीय में व्यापारिक, वो तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग और सांस्कृतिक सहयोग में भारत और फ्रांस द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और वैश्विक दृष्टिकोण, तीनों ही स्तरों पे दोनों जी जी महत्वपूर्ण जी भूमिका निभा सकते बिल्कुल हैं, जो बिल्कुल। दोनों सिंह साहब, देशों मैं के रोकना हित में है। चाहूंगा, करोड़ी सिंह जी, मैं रोकना चाहूंगा। एक सवाल मैं 30 सेकंड के लिए मैं कटेवा साहब से लेना चाहूंगा, क्योंकि समय हो चुका है। कटेवा साहब, डीआरडीओ हमारे वहां पे जो राजनयिक है फ्रांस में, वहां पे भी बनाया गया है। बहुत कम देश हैं जहां पे डीआरडीओ बना हुआ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सामरिक दृष्टि से फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते हैं, वो चाहे फाइटर जेट्स के इंजन तैयार करने की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की बात हो। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि एक कड़ी है जिसे वहां स्थापित करके हम रिसर्च कर सकते हैं, और उसे मेक इन इंडिया के लिए हम एक नया नया प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है योगेंद्र जी की, किसी देश के अंदर दूसरे देश की रिसर्च टीम का वहां होना एम्बेसी के अंदर, ये भरोसे की क्योंकि बात भी है एक। ये बहुत भरोसे की बात है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना इक्विपमेंट वहां से यहाँ आ रहा है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी अगर टेक्नोलॉजी और उस फील्ड में वहां पर क्या एडवांसमेंट चल रहा है, क्या रिसर्च चल रही है, उसको अगर हमारी डीआरडीओ की टीम के साथ शेयर किया जाएगा, और फिर वो सारी की सारी चीजें जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स जो आगे चलेंगे, तो इसमें वो बहुत काम आएंगी। और जी ये एक बहुत बड़ा विश्वास है दोनों देशों के डिफेंस फोर्सेस के, डिफेंस रिसर्च के बारे में। अदरवाइज कोई रिसर्च टीम तो हो सकती है, परंतु डिफेंस रिसर्च की टीम, डिफेंस डीआरडीओ की टीम किसी देश की दूसरे देश में जाकर के इस तरह की इजाजत देना, ये